हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को कंप्लीट करेंगे। कल हमने आधा पढ़ लिया था, इसके आगे का देखते हैं। अभी प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग ये सारे हमने कवर कर लिए थे। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिया था। हम पहुँचे थे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस में। इसके पहले का टॉपिक अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। और सभी जो बैच से जुड़े हुए हैं सभी नियमित रूप से टेस्ट दें ताकि आपको अपना रिजल्ट पता चल सके और रैंकिंग भी पता चल सके। उसके अनुरूप आप और मेहनत करेंगे फिर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। तो लैंग्वेज को एक प्राकृतिक तरीके से लर्न करना चाहिए। लैंग्वेज है उसको कैसे लर्न करना चाहिए? प्राकृतिक तरीके से। एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए नेचुरल सीक्वेंस है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एक बालक अपनी मातृभाषा में इसी सीक्वेंस में सीखता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद हम लोग जो भी बोलते हैं उसको वो सुनता है। फिर वो सबसे पहले क्या करता है? वो सुनता है। उसके बाद वो बोलने का प्रयास करता है, फिर वो पढ़ता है और फिर वो लिखता है। तो इसका क्रम क्या है? LSRW, या अगर हिंदी में बोलेंगे तो सुबो पाली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हैं सीक्वेंस। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमको बच्चे को किसी चीज़ को सिखाना है तो अगर बच्चे में वो इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को सीखने का, तभी वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो उसके लिए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बालक उन चीज़ों को इजीली लर्न करता है जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। अतः इंग्लिश सिखाने के लिए सर्वप्रथम टीचर को स्टूडेंट के अंदर व्याप्त अंग्रेजी के डर को समाप्त करना चाहिए। इंटरेस्ट के निम्न विधियों के द्वारा विकसित किया जा सकता है। अब बच्चे में अगर अंग्रेजी के प्रति डर रहेगा तो वो बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। इसीलिए सबसे पहले टीचर को वो डर को समाप्त करना चाहिए, फिर उनको इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो अब हम इंटरेस्ट डेवलप कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है ऑडियो विजुअल एड। अगर हम बच्चों को ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से पढ़ाते हैं, किसी चीज़ को उसको दिखाते हैं, सुनाते हैं, वो वर्क कैसा करता है उसको दिखाते हैं, तो वो उसमें क्या होगा? इंटरेस्ट आएगा उसको जानने के लिए और पढ़ने के लिए। उसमें और क्या होगा? इंटरेस्ट आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ऑडियो विजुअल एड क्या है? इंटरेस्ट डेवलप करेगा। पिक्चर, चार्ट, रिकॉर्ड, ग्रामोफोन आदि का उपयोग करके भी हम बच्चों में क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, वो करेंगे तो उनमें क्या होगा? इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को करने के लिए। और विषय वस्तु जैसे लाइव से जोड़ना आदि बनाकर उसको यदि हम लोग लाइफ से कनेक्ट करके उनको प्रेजेंट करते हैं तो उनमें और क्या होगा? इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर वो उसको करेंगे और सीखेंगे भी। तभी इंटरेस्ट होगा, तभी वो बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे? लर्न कर पाएंगे। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। भाषा ग्रामर ड्रिल और वर्ड मेमोराइजेशन से कुछ अधिक है। भाषा में ग्रामर यही ज़रूरी नहीं है, उसे भी और बेटर क्या है? हम उसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, उससे हमारा जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा? और बेहतर हो जाएगा। ग्रामर ही जानते हैं लेकिन हमारे पास क्या हो गया? हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं बोलने की, सुनने की, रीडिंग करने की। तो इससे हमारा लैंग्वेज क्या होगा? अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी को देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस। भाषा ग्रामर ड्रिल और वर्ड मेमोराइजेशन से कुछ अधिक है। एरर्स को समाप्त और सही करने के लिए भाषाओं के उपयोग में लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के अभ्यास से सत्यता, पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है।
मेन चीज़ है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लैंग्वेज बेहतर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। क्या क्या अप्रोच होने चाहिए उसको देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार टीचर को उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले गोल की तरह के विचारों के पॉइंट्स से एक साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इंग्लिश के अध्ययन के कुछ कॉमन अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं? सोशल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, कन्वर्सेशन अप्रोच, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, ओरल अप्रोच। ये जो अप्रोचेज हैं इसके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। उनको हम क्या करेंगे, अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से जल्दी से लर्न कर पाएगा। अगर हम बच्चे को एकदम रूडली बात करेंगे तो वह अच्छे से नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमको बच्चे से फ्रेंडली होके क्या करना पड़ेगा, उनको लर्न कराना पड़ेगा, तभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी लर्निंग करेंगे। इसको देखते हैं। एक सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाते समय शिक्षक को स्टूडेंट्स के लिए भाषा को सुनने और उचित सिचुएशन में इसका प्रयोग करने के लिए क्लास के अंदर व बाहर मीनिंगफुल सिचुएशन उत्पन्न करनी चाहिए। अगर हम बच्चों को जैसे सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उनको बोलने का हमको मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। तो हमको ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना होगा जिससे वो उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ बोल पाए। उससे उनकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, तो वो जल्दी से सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे। ये है प्रिंसिपल। उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। विषय वस्तु को लाइफ के साथ जोड़ना किसी भी टीचिंग के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे वो मैथ्स हो जाए, हिंदी हो जाए, किसी भी चीज़, मैथ साइंस जो भी पढ़ते हैं, उसको यदि हम लोग अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम वो क्या हो जाएगा, और महत्वपूर्ण हो जाता है टीचिंग के लिए। भाषा दैनिक जीवन में, चाहे क्लास हो, रूम हो, हाउस हो, प्ले फील्ड या मार्केट हो, उपयोग की जाती है। हर जगह क्या होता है, भाषा का उपयोग किया जाता है। क्लास में इंग्लिश टीचर का कार्य शब्दों और वाक्यों के मीनिंग को कन्वे करने के लिए रियल क्लासरूम की स्थिति में उत्पन्न करना चाहिए। यह स्टूडेंट को सीखे हुए लैंग्वेज स्ट्रक्चर को उनकी दैनिक जीवन में उपयोग करने में सहायता करता है। जो भी बच्चों के सामने जो भी शब्द आ रहे हैं, वाक्य आ रहे हैं, उसका मीनिंग टीचर को क्या करना चाहिए, कन्वे करना चाहिए, ताकि उसको बच्चे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। लैंग्वेज टीचर को लैंग्वेज के सभी गुण जैसे ग्रहणशीलता, उपयोगिता पर समान या अनुपातिक सिद्धांत देना चाहिए। ठीक है, ग्रहणशीलता भी होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, वो समान रूप से एक प्रोपोर्शन पे होना चाहिए, तभी क्या होगा, जल्दी से लैंग्वेज को बच्चा सीखेगा। फिर है नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी का मीनिंग उचित या बिल्कुल सही वर्ड्स का उपयोग करना है। एक करेक्ट वर्ड वह है जो अपने अर्थ को उस कॉन्टेक्स्ट में दर्शाता है जिससे हम करना चाहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, इंटोनेशन, स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेशन की शुद्धता को करेक्टनेस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, स्पेलिंग सही होना चाहिए, इंटोनेशन सही होना चाहिए, स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेशन, ये सारे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। हम किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये है क्या है, देखते हैं। रीइंफोर्समेंट भाषा के अर्जन की एक प्रक्रिया को स्ट्रांग बनाता है। जैसे एक बच्चा कुछ शब्द पापा, बाबा, मामा आदि बोलता है, यदि उसकी साउंड्स और अटरेंस को माता पिता या पारिवारिक सदस्यों के द्वारा रीइंफोर्स किया जाता है या वे उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह बाद में इन साउंड्स और अटरेंस को दोहराता है। इस तरह वह लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करता है तो क्या बोलता है, पापा, बाबा, मामा, ये सब बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यदि अब जब वो बच्चा बोल रहा है तो उसके माता पिता हो सकते हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, उसको वो बार बार क्या करते हैं, रिपीट करेंगे, है ना।
उच्चारण करेंगे तो वो फिर से बच्चा बार बार उसको दोहराएगा, रिपीट करेगा, उससे वो क्या करेगा, लैंग्वेज को सीखेगा। इस तरीके से बच्चा क्या कर सकता है, लैंग्वेज को सीखता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। तो लैंग्वेज पढ़ाने का मेन फोकस 4 कौशल पे होता है। कौन कौन सा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और ये इसी सीक्वेंस में क्या है, अरेंज होता है, को डेवलप करने पर होता है। इसके लिए प्रैक्टिस एंड ड्रिल आवश्यक है। लैंग्वेज लर्न करने के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से 4 स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना ताकि और भी लोग जुड़ पाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है देखते हैं। स्पोकन लैंग्वेज आवाज़ पर निर्भर करती है। फोनोलॉजी मीन्स हो गया यहाँ पे साउंड ही आ गया। ठीक है, तो स्पोकन लैंग्वेज आवाज़ पर निर्भर करती है और रिटन लैंग्वेज देखने पर निर्भर करती है, किंतु लिखने वाले सिंबल्स को बोलने वाले सिंबल के साथ अटैच किए बिना लर्न करना मुश्किल है। अतः फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए आवाज़ को सुनना और भाषा बोलने से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसीलिए हम जब कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमको उससे को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर बोलने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे, जो भी फॉरेन लैंग्वेज जिसको सीखना चाहते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लैंग्वेज सीखने के लिए भाषा की अभिरुचि आवश्यक है। वही, जब इंटरेस्ट होगा तभी लैंग्वेज सीख पाएंगे। लैंग्वेज एप्टीट्यूड के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं जिनको प्यूपिल्स में विकसित किया जाना चाहिए। और ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको स्टूडेंट पे क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, वो देखते हैं। सबसे पहला है फोनेटिक कोडिंग। तो साउंड को इस तरीके से कोड करने की क्षमता डेवलप की जाए कि उसे याद रखा जा सके। एंड सेकंड है ग्रामर। व्याकरण को कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों में, जिससे उनका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एप्टीट्यूड में जो 2 कंपोनेंट है वो हैं फोनेटिक कोडिंग एंड ग्रामर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। विदेशी भाषा सिखाने में मदर टंग का उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम लोग विदेशी क्या, हम लोग अगर सेकंड लैंग्वेज जो हमारा इंग्लिश है उसको भी सीख रहे हैं तो हम किसके माध्यम से ही सीख रहे हैं, अभी मदर टंग के माध्यम से ही, हम हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से ही इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं। फिर है नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पैसिव एंड एक्टिव वोकेबलरी। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने का एक पर्पस छात्रों की वोकेबलरी वृद्धि करना है। यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चा नया नया वर्ड सीखेगा, उससे उसका क्या होगा, वोकेबलरी इंक्रीज होगा। 2 प्रकार की वोकेबलरी होती है, पैसिव और एक्टिव। शब्दावली को बढ़ाकर लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। जैसा बच्चा का शब्दावली या वोकेबलरी बहुत अच्छा है, उसके पास वर्ड्स अच्छे हैं, तो उसको क्या होगा, लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। जब वो पहले से वर्ड से परिचित है तो उसको यूज़ करने में ज़्यादा कठिनाई क्या होगी, नहीं होगी। इसलिए वोकेबलरी क्या करता है, लैंग्वेज सीखने में बहुत मदद करता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इंग्लिश शिक्षक को स्टूडेंट को उनके अपने तरीके से समझाना चाहिए ताकि वह उसे सिखाई गई एक्सप्रेशन के समान नई एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सके और सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित कर सके। टीचर को अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्रेशन के साथ समझाना चाहिए ताकि बच्चा बेहतर तरीके से समझ पाए और उनमें क्या हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं रेमेडियल टीचिंग क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, धीरे सीखने वाले के लिए रेमेडियल टीचिंग आवश्यक है। अंग्रेजी शिक्षक को इस स्टेज में धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों को सिखाने के लिए साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना चाहिए। सीखने वाले सब्जेक्ट मैटर को एक सिंपल मैनर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए
ताकि विद्यार्थी इसे फॉलो कर सके और अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकेंगे। जो स्लो लर्नर्स होते हैं, इसके लिए बात किया गया है रेमेडियल टीचिंग में कि उनको हम अलग तरीके से साइंटिफिक मेथड से हम उनको क्या करना चाहिए, हमको उनको लर्न कराना चाहिए ताकि वो सीख पाए। और जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम उनको सिखाना चाहते हैं उसको एकदम सिंपल तरीके से हमको उनके सामने क्या करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए ताकि उनको सीखने में आसानी हो और वो अपनी क्या करें, अपनी सीखने की क्षमता को बच्चे बढ़ा सकेंगे। फिर है नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। पढ़ाना और सिखाना एक कोऑपरेटिंग एफर्ट है। इंग्लिश सिखाते समय शिक्षकों को स्टूडेंट के प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए और उनके कार्य को कोऑपरेट करना चाहिए। टीचर को का सहयोग पाकर विद्यार्थी बिना किसी प्रॉब्लम के सब्जेक्ट मैटर को इजीली सीख सकता है। अगर टीचर ही कोऑपरेट नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे, वो तो और उस लैंग्वेज से डर जाएंगे, तो वो उस लैंग्वेज से क्या होंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर क्या होगा, जब टीचर कोऑपरेट करेगा तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, उसको जो भी समस्या आ रही है या जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको वो अपने टीचर से बता पाएगा, तो उसको लैंग्वेज सीखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो इसमें वही बोला है कि जो टीचर है उसको अपने बच्चों के प्रति सिंपैथी दिखानी चाहिए और उसको कोऑपरेट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के लर्नर्स होते हैं। अंग्रेजी शिक्षक को हाई और स्लो लर्नर्स को रिकॉग्नाइज कर सेपरेट मेथड अप्लाई करने चाहिए। उसे लर्नर्स के दोनों समूहों को प्रधानता देनी चाहिए। जैसे क्लासरूम में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ हाई लर्नर्स हो जाते हैं। कुछ बच्चे एक बार में ही समझ जाते हैं और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बार बार समझाने पे भी वो मतलब धीरे धीरे समझ पाते हैं। इसलिए अब हमको दोनों के लिए सेम मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए टीचिंग के लिए। वैसे में जो हम अगर स्लो लर्नर्स के प्रति ध्यान दे रहे हैं तो वैसे में जो हाई लर्नर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे या उनको नया चीज़ सीखने को नहीं मिल पाएगा। और यदि हम लोग हाई लर्नर्स को देख के चल रहे हैं तो वैसे में स्लो लर्नर्स क्या हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमको दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच यूज़ करना चाहिए। स्लो लर्नर्स के लिए अलग और जो हाई लर्नर्स हैं उनके लिए अलग सेपरेट मेथड्स का यूज़ करना चाहिए ताकि दोनों बच्चे आगे आ सके। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं सॉल्व करके आइएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच में आप जुड़ सकते हैं। अब इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसमें आपको डेली टेस्ट होगा जिससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी और आपको आगे कितनी मेहनत करनी है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा। ऐसे पढ़ने से ही नहीं होता, जब टेस्ट दिलाएंगे तो हमको समझ में आता है कि हमारा मार्क्स कितना आ रहा है। इसीलिए हमको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस नंबर पे 7583864461 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके टेस्ट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।